गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज मिल रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज मिल रही है, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज एवं कुछ समय समय पर प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आज हम प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम स्पेशल इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ पर सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं पर्यावरण पर। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण का अगर हम अभिप्राय की बात करें तो पर्यावरण का तात्पर्य होता है कि जो हमारे चारों तरफ का परिवेश होता है वही पर्यावरण होता है। अर्थात भूमि, जल, वायु, पौधा, पशु की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये हमारा परिवेश ही है। साथ में है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी हमारा पर्यावरण है। साथ में भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती हैं, ये भी पर्यावरण ही है। इसका तात्पर्य है यहाँ पर चारों नहीं बल्कि तीनों सही हैं, तो इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, जो पर्यावरण को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण क्या जैविक घटकों से बनता है, अजैविक घटकों से बनता है या भू आकृतिक घटकों से बनता है। तो सबका सम्मिलित रूप है। पर्यावरण में जैविक, अजैविक, भू आकृतिक जितने भी परिदृश्य हमको अपने आसपास दिखाई पड़ते हैं, चाहे वह सॉलिड स्टेज में हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सेमी लिक्विड हो, जैसा भी हो, सब क्या है, कह सकते हैं हमारे परिवेश में आते हैं, चाहे वह जैविक हो, अजैविक हो, कोई भी हो। इसका तात्पर्य है तभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। लिखा है परिचालन पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। तो जो सांस्कृतिक पर्यावरण है यह मानव निर्मित होते हैं, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण ये सब प्राकृतिक परिदृश्य होते हैं। लेकिन जो परिचालन पर्यावरण है ये पर्यावरण के दायरे में नहीं आता है। पर्यावरण का मुख्य रूप से तीन ही पार्ट होता है, सांस्कृतिक, भौतिक और जैविक। तो इस आधार पर यह पर्यावरण के अंतर्गत नहीं है और इस कारण से यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिख रहा है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ये बात तो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि जो सतत विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जिसकी चर्चा हम लोग वर्ल्ड रिपोर्ट में डिस्कस किए हैं, तो इसका तात्पर्य तो यही होता है कि समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण होता है। साथ में कारण लिख रहा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से होता है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी हम विस्तृत चर्चा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज में कर रहे हैं, तो आप उस सीरीज को भी देखें, जिससे आपको इस प्रश्नों पर और क्लियरिटी स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी कर रहा है। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई है। वह प्रतिवेदन था, वैसे हमने आपसे स्पष्ट तरीके से यह डिस्कस किया था कि 1983 में एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का अध्यक्ष थे वर्टलैंड महोदय। इनकी जिम्मेदारी थी कि धारणीय विकास या टिकाऊ विकास को डिफाइन करना। इसकी परिभाषा इन्होंने 1987 में दिया है। कब दिया है? 1987 में दिया है। जिस पत्रिका के माध्यम से यह प्रकाशित हुआ है उसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम है? आवर कॉमन फ्यूचर। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला यहां पर प्रश्न है, कूटबद्ध टाइप का है और बताना है घटनाओं का कालानुक्रम, अर्थात इनका एक सीरियल होना चाहिए कि सबसे पहले घटना कौन सी आई, सबसे बाद की घटना कौन सी आई। जैसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन की अगर हम बात करें, या 1992 की घटना।
अगर हम वेटलैंड रिपोर्ट की बात करें तो वेटलैंड कमेटी का गठन किया गया था 83 में और रिपोर्ट आई है 87 में। कब आई है? 87 में। मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में आया है और यह एक्टिवेट हुआ है 89 में। कब हुआ है? 89 में। और अगर हम लिमिट टू ग्रोथ की बात करें तो यह 1972 की है, जनसंख्या वृद्धि के संबंध में है और यही में कहा गया है कि लिमिट टू ग्रोथ यानी जो क्लब ऑफ रोम है, तो क्लब ऑफ रोम की ही ये चर्चा है। ऐसे में सबसे पहले की घटना है 4 वाला, इसके पश्चात की घटना आपको मिल जाएगी यहाँ पर बी, मतलब चौथा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ये बताना है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर धारणीय विकास तो स्पष्ट है। धारणीय विकास का सीधा सीधा संबंध होता है कि भविष्य का जो हमारा विकास है वह भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पर किसके विषय में बात कर रहा है? क्या भौतिक संसाधन की बात कर रहा है या औद्योगिक संसाधन की बात कर रहा है या सामाजिक संसाधन की या प्राकृतिक संसाधन की? तो स्पष्ट होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का हम इस प्रकार से दोहन सुनिश्चित करें कि जिससे समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित जो शोषित और वंचित तबका है उसका हित सुनिश्चित हो, साथ में पारिस्थितिकी दक्षता का ध्यान में रखें और भावी पीढ़ियों का हित संरक्षित हो। तो इन सब में प्राकृतिक संसाधन ही केंद्र बिंदु में उपस्थित है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। और अगला प्रश्न है सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण स्वाभाविक तौर पर आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण ये भी आवश्यक है, निर्धनता को घटाना ये भी आवश्यक है। तो इन सब अगर एस्पेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, वैसे इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात जो अब शुरू होने वाला है एजेंडा 21 के तहत, तो उसकी हम चर्चा बहुत विस्तृत तरीके से करेंगे जिसमें 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य में इन सभी बिंदुओं की चर्चा की गई है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो सतत विकास के लिए आवश्यक कौन है? सभी यहां पर पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला यहां पर प्रश्न है कूटबद्ध टाइप का है और बताना है कि जो यहां पर लिखे गए हैं 4 कूट, इनमें से देखना है कि कौन सी ऐसी क्रिया है जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है, अर्थात किसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है? क्या नहीं, प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होती है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। श्वसन के माध्यम से हम वायुमंडल में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, अर्थात इससे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। ज्वालामुखी की क्रिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और यदि किसी पदार्थ का अपघटन होता है तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ऐसे में 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, तो विकल्प यहां पर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? वैसे सौर विकिरण की भूमिका हर क्षेत्र में रहती है, लेकिन अल्टीमेट जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वह होता है जल चक्र की प्रक्रिया। इसी के परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण का कार्य होता है और तत्पश्चात वर्षा का कार्य होता है। तो सर्वाधिक जो भूमिका निभाता है सौर विकिरण, वह जल चक्र में अपनी अहम भूमिका निभाता है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वैसे वर्षा के लिए कई फैक्टर हैं जो उत्तरदायी होते हैं, यदि उसमें से एक भी फैक्टर अनुपस्थित हो जाए तो वर्षा नहीं होगी। इसकी बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। इसमें टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, बहुत से बिंदु होते हैं जिसकी चर्चा की जाती है। वहां पर आर्द्रताग्राही नाभिक होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, मतलब जो केंद्र बिंदु में है वर्षा के, वह है वायुमंडल में नमी की मात्रा। कि वायुमंडल में एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी है यह कितनी है। अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है तभी जाकर के वर्षा की संभावनाएं प्रतिपादित होंगी। यदि वहां पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नहीं है तो फिर वर्षा की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं, सभी परिस्थितियों के अनुकूल होने के बावजूद। इसलिए सबसे बेहतर आंसर होगा यहां पर बी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। गलत है, नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थों की बहुलता होती है, ये तो सही नहीं व्याख्या कर रहा है। फिर लिखा अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, ये भी बात गलत है। हाँ, सही क्या है कि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश जो मूल रोम होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं।
ये बात सही है। इसीलिए पौधे शीघ्रता से विकसित नहीं हो पाते हैं। आप स्वयं सोचिए, एक पौधा है और यह पौधा यहाँ पर मान लेते हैं विकसित था, और इस पौधे को आपने क्या किया है, यहाँ से इसका उखाड़ के कहीं दूसरी जगह लगाने के लिए आप सोच रहे हैं। तो जब ये पौधा ज़मीन से निकाला जाएगा तो इसकी बहुत सी जो कोमल जड़ें हैं ये समाप्त हो जाती हैं, और जब दूसरी जगह आप इसको लगाएंगे तो इसलिए इस पौधे का ग्रोथ उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसलिए बहुत से पौधे, ऐसा नहीं कह रहा कि सभी पौधे, कई प्रतिरोपित पौधे, कई का मतलब होता है बहुत से पौधे होते हैं जिसका हम प्रतिरोपण नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन धान की फसल आप देखेंगे तो प्रतिरोपण हम लोग करते हैं, उसको एक स्थान से उखाड़ के दूसरे स्थान पर लगाते हैं तो उसका विकास बेहतर होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं यदि उनका प्रतिरोपण कर दिया जाए तो उनका विकास होता ही नहीं है। उसका मूल कारण है कि मूल रोम जो होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है इसको कहते हैं वायुमंडल। तो वायु ही क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है विभिन्न प्रकार के गैसों का। फिर यहां पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में हीलियम भी है, आर्गन भी है, नियान भी है, लेकिन रेडान नहीं है। रेडान जो है यह हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, ये आपको स्पष्ट ध्यान रखना है। हाँ, ये बात दूसरी है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके अन्य जो गैसें हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ट्रेस गैस। क्या कहते हैं? ट्रेस गैस। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जो अन्य हमारी सूक्ष्म गैसें होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रेस गैस। लेकिन इस वायुमंडलीय गैस में रेडान नहीं पाई जाती है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि रेडान एक नोबेल गैस नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में कौन पाया जाता है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक परसेंटेज में कौन है? नाइट्रोजन होता है। इसका अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यह करीब करीब 78.08% होता है। इससे कम अगर परसेंटेज की बात करें तो इससे कम आपका होता है ऑक्सीजन होता है। अगर इससे भी कम बात करें तो यहाँ पर आर्गन होता है। फिर इससे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर आप इसी प्रकार से अन्य गैसों के विषय में स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन है? नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? आप स्वतः समझ सकते हैं कि पौधा करता क्या है। पौधा जो है एटमॉस्फेयर से, कहां से? अगर ये पौधा है, पौधा क्या करता है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रधानता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि वनस्पतियों से किस गैस की कमी होगी, तो कमी किसकी होगी? आप स्वतः समझ सकते हैं। अगर पौधा नहीं होगा तो इसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को मुक्त करने की जो जिम्मेदारी है वह पौधों को ही जाती है। तो ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा पौधों की कमी के कारण, और किसकी वृद्धि हो जाएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, बात सत्य है। यहाँ पर शोर का भी अवशोषण करते हैं, इसको ध्वनि प्रदूषण का हम लोग कह सकते हैं अवशोषक मानते हैं। इसीलिए हम पौधों को कहते हैं ग्रीन मफलर कहते हैं। पौधों को क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर की उपाधि दी जाती है, क्योंकि ध्वनि को क्या करते हैं? ये सोख लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित करने का कार्य पौधा करता है। साथ में यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन की विमुक्ति, तो क्या ऑक्सीजन की विमुक्ति करता है पौधा? ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक गलत है। क्या? वायु का प्रदूषण। क्या पौधा वायु का प्रदूषण में कोई अपनी भूमिका निभाता है क्या? ऐसा तो कहीं से नहीं लगता है। इसका तात्पर्य है, अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी, वायु का प्रदूषण। कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। वायु प्रदूषण का संबंध पेड़ पौधों से नहीं है, क्योंकि पौधा कहीं से भी पौधा कहीं से भी वायु को प्रदूषित नहीं करता, बल्कि वायु को क्या करता है? शुद्ध करता है, प्रदूषण नहीं करता है। आप स्वतः समझ सकते हैं पौधा क्या वायु को प्रदूषित करता है क्या? नहीं, क्या करता है? शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। अब यहाँ पर पर्यावरण अपकर्ष से जो अभिप्राय है वो आप देखिए क्या लिखा है। अपकर्ष का तात्पर्य होता है कि गुणवत्ता में गिरावट, ह्रास, हरण। यहाँ पर विकल्प पढ़ते हैं, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। क्या ये अपकर्षण का पार्ट है? चलिए और पढ़ते हैं। है वैसे अपकर्षण का पार्ट, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। फिर भी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी
अपकर्षण का मतलब इससे भी पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है, दोनों सही हो गया। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, अगर पारिस्थितिकीय तंत्र हमारा असंतुलित होता है तो वह भी एक प्रकार से पर्यावरण का हानि ही है, पर्यावरण का लॉस हो रहा है, तो अर्थात ये भी सही हो गया। इसका तात्पर्य सभी सही है। क्या है? सभी सही हैं। ये सब जो फैक्टर लिखे गए हैं इन सब के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पर्यावरण हमारा लगातार पर्यावरण के गुणों में गिरावट आती रहती है, अर्थात पर्यावरण का अपकर्ष होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा गया है, अपक्षय का विचार संबंधित है। अब अपक्षय का भी तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पर आप समझिए जैसे कोई मृदा है, मृदा का वायु द्वारा या जल द्वारा जब उसका कटाव होता है तो उसको हम अपक्षय कहते हैं। वैसे हम बात करते हैं जब बहिर्जनित भूसंचलन बल का, तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से अनाच्छादन होता है, किस प्रकार से अपर्दन होता है, किस प्रकार से बृहद क्षरण होता है, सबकी बात करते हैं हम लोग। तो वहाँ पर जो अपक्षयन होता है इसका तात्पर्य होता है कि जो हमारे संगठित चट्टान होते हैं या असंगठित हो जाते हैं, अर्थात एक प्राकृतिक क्रिया में जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त कर देता है उसी को कहते हैं अपक्षय। वेदरिंग, ऋतु क्षरण, इसको क्या कहते हैं, ऋतु क्षरण, इसी को कहते हैं वेदरिंग, इसी को कहते हैं अपक्षय। अर्थात संगठित चट्टान क्या हो जाती है, असंगठित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं। अर्थात यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं सबका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो धारणीय विकास का पर्यावरण सुरक्षा से एक नहीं है, वातानुकूलन का इसका नहीं है, क्योंकि जो एसी होता है इससे पर्यावरण का लॉस होता है, तो लॉस होता है अर्थात पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। करीबी कम करना, इससे पर्यावरण का लॉस भी है और एक प्रकार से पर्यावरण का लॉस नहीं भी है, तो दोनों इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वातानुकूलन से पूर्णतः पर्यावरण का लॉस ही होता है। कागज के थैलों का प्रयोग, इससे भी पर्यावरण का लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है और इसी आधार पर यह आंसर होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। गलत है। वैसे इसकी चर्चा हमने आपसे डिस्कस किया था 1987 में, पहले बार डिस्कशन कौन किया था, वटलैंड कमेटी ने किया था, और इसी का वास्तविक रूप आया था एजेंडा 21। क्या आया था, एजेंडा 21। इसकी चर्चा हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत क्रम से कर रहे हैं, तो आप उसको विस्तृत तरीके से देखिएगा। तो यह तो गलत हो गया। अगला लिखा गया है कि जो धारणीय विकास है अर्थात जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य बताए गए हैं। कितने लक्ष्य बताए गए हैं, 17 लक्ष्य बताए गए हैं और 169 आपके टारगेट हैं। और इसका टाइम फ्रेम जो शुरू होता है 2016 से शुरू होता है और कब तक चलेगा, 2030 तक का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर लिखा धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाएंगे। ये सेंटेंस सही है, अर्थात यहाँ पर दूसरा वाला सही है लेकिन पहला वाला क्या है, गलत है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा पी। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2023 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर भारत का स्थान है 112। वैसे अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है इसका कार्यकाल शुरू होता है 2016 से, तो 2016 से ही आपका एसडीजी इंडेक्स जारी होता है। किसके माध्यम से एसडीजी इंडेक्स जारी होता है, एसडी जो इंडेक्स है यह यूनाइटेड नेशन जारी करता है। कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन जारी करता है, और 2016 से जारी हो रहा है। कब से जारी हो रहा है, 2016 से। तो 2016 से अगर जारी हो रहा है तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो 23 वाला जो है यह 2023 का जो इंडेक्स है यह इसका 8वां संस्करण है, 8वां संस्करण, 8वां संस्करण है। और इसी के तहत अगर हम बात करें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, 112 आउट ऑफ 166। और भारत का यहाँ पर अगर हम स्कोर की बात करें कि भारत ने कितना अंक प्राप्त किया है, तो भारत का यहाँ पर अंक है 63.4 है। कितना है, 63.4 आउट ऑफ 100। इतना नंबर भारत प्राप्त करता है। साथ में अगर हम बात करें कि 2000 इसका जो 20 में रैंक थी, और 2000 यहाँ पर अगर हम 22 बात करें, 2022, 2021 और 2020, तो यहाँ पर जो इसकी रैंक थी ये थी 117, यहाँ पर इसकी रैंक थी 120 और यहाँ पर थी 121। अर्थात
लगातार 3 सालों तक भारत ने डाउनफॉल किया, उसके पश्चात भारत ने अच्छा जंप किया और 112 स्थान प्राप्त किया आउट ऑफ 166। और इसमें भी अगर हम बात करें जो टॉप पर रहने वाली कंट्रीज हैं उनमें आता है फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड सबसे टॉप पर है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो स्वीडन आता है और इसके पश्चात भी बात करें तो कौन आता है? डेनमार्क आता है। और लास्ट पोजीशन पर कौन आता है? तो लास्ट पोजीशन पर आता है साउथ सूडान है। तो साउथ सूडान जो है यह लास्ट पर है, अर्थात इसका रैंक 166 है आउट ऑफ 1, मतलब सबसे लास्ट में तो वही लास्ट में हो जाएगा। इसका तात्पर्य है ये जो संबंध हमने आपको दिखाया है यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता है, 2016 से जारी हो रहा है और अभी तक इसका 8वां संस्करण जारी किया जा चुका है और इस वर्ष इसकी जो रैंक है 112 है आउट ऑफ 166। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो वैसे अगर बात करें तो जो एसडीजी इंडेक्स होता है एक भारत का भी होता है। जो एसडीजी इंडेक्स है एक भारत का भी है। किसका है? भारत का। और भारत का जो एसडीजी इंडेक्स है यह अभी तक जारी कब से हो रहा है? 2018-19 से जारी हो रहा है। पहला संस्करण इसका आया था 2018-19 में, दूसरा आया था 19-20 में और तीसरा जो आया था 2020-21 में। ये संस्करण है, अर्थात ये वर्तमान वाला जो इंडेक्स है यही एसडीजी 3 है। ये 3 इंडेक्स है, 3 बार आ चुका है। यह इंडेक्स जारी कौन करता है? यह नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और इसमें अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा इसमें 16 लक्ष्य हैं। कितने हैं? 16 लक्ष्य हैं। यहाँ पर 17 उपलक्ष्य हैं इसके आधार पर जारी किया जाता है और साथ में 115 यहाँ पर संकेतक हैं। इनके आधार पर भारत अपने राज्यों का एक एसडीजी इंडेक्स जारी करता है। और इस साल का जो 2020-21 का है इसमें भारत ने टोटल कितना स्कोर प्राप्त किया है? तो 66 आउट ऑफ 100, जबकि यूनाइटेड नेशन के अनुसार कितना प्राप्त किया है? तो 63.4 प्राप्त किया है। यहाँ पर भी जो इंडेक्स जारी होता है यहाँ पर राज्यों की कई श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है जिसके अंतर्गत आते हैं आकांक्षी राज्य होते हैं। कौन होते हैं? आकांक्षी होते हैं। आकांक्षी का जो रैंक है ये 0 से लेकर के 49 तक है। दूसरा जो होता है उसमें आते हैं परफार्मर होते हैं, मतलब अच्छा प्रदर्शन वाले होते हैं। अच्छा जो प्रदर्शन वाले हैं इनका जो स्कोर होता है ये आपका 50 से लेकर के 64। इसके पश्चात होते हैं जो रनर होते हैं, अर्थात अग्रणीय होते हैं। अग्रणीय राज्यों का जो यहाँ पर रैंक होता है ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए A64 है। यहाँ पर 65 से लेकर के आपको मिलता है 99 तक। और लास्ट वाला जो होता है लक्ष्य प्राप्त करता, इनको स्कोर मिलता है आउट ऑफ 100 to 100। इस दायरे में अभी तक जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया गया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अंक प्राप्त करने वाला राज्य उसका नाम है चंडीगढ़। यहाँ पर चंडीगढ़ जो है इसको कितना रैंक मिला है या कितना अंक मिला है? यहाँ पर चंडीगढ़ को जो मिलने वाला है ये है 79। कितना है? 79। सबसे ज़्यादा इसी को स्कोर प्राप्त है। इसके पश्चात अगर बात करें तो केरल को है। केरल को जो प्राप्त है ये कितना है? तो यह है 75। फिर अगर हम बात करें तो आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश है और प्लस तमिलनाडु है। हिमाचल और तमिलनाडु को जो अंक प्राप्त है यहाँ पर है 70। ऐसे में दिए गए विकल्प में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों होगा, क्योंकि केरल ऑप्शन में है नहीं, चंडीगढ़ भी ऑप्शन में नहीं है। ऐसे में आंसर जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, क्योंकि दोनों का अंक यहाँ पर समान है। कितना है? 74 है। तो चलिए यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी, अर्थात दो ऑप्शन सही हैं। तो जैसा आप मतलब कभी काल ऐसा आयोग पूछता है कि एक ही प्रश्न के दो आंसर हो जाते हैं। चलिए ये जो हमने आपके साथ इंडेक्स जारी किया है ये 2020-21 का है। ये लेटेस्ट अभी तक है भारत के नीति आयोग का। और 2023 का जो हमने अभी अभी दिखाया है इससे पहले वाले प्रश्न में, यह आपका किसका है? यूनाइटेड नेशन का है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ होता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के विषय में हमको स्पष्ट होना चाहिए कि हम इस प्रकार से, वैसे सस्टेनेबल का तात्पर्य ही यही होता है कि हम इस प्रकार से उस प्राकृतिक संसाधन का दोहन करें कि वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो जाए
और हमारा भविष्य जो है वो भी सुरक्षित रहे। वही हमारा कहलाता है संधारणीय, वही कहलाता है टिकाऊ, वही कहलाता है धारणीय और वही कहलाता है सस्टेनेबल। और उसी की व्याख्या यहाँ पर सी विकल्प में की गई है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। यह जो सम्मेलन था, यह सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी सम्मेलन का। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और यहाँ पर हम अगर इसके ऑफिशियल नाम की बात करें तो ऑफिशियल नाम है UNCED। क्या नाम है? UNCED, अर्थात इसी को कहते हैं यूनाइटेड नेशन, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यही इसका इंग्लिश में नाम है और यही इसका हिंदी में नाम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहां पर है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के विषय में पूछ रहा है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, इसी को कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसकी भी शुरुआत 1992 की ही है। जो पृथ्वी सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन की बात करें या जिसका नाम है रियो सम्मेलन, जो 1992 की बात है, यहीं पर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात की जाती है। और ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर के कार्य करता है। और कितने राष्ट्रों में कार्य करता है? 184 राष्ट्रों में यह ऑपरेट करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, यह जो गरीब देश होते हैं अर्थात जो अल्प विकसित देश हैं, इस अल्प विकसित देशों के आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अल्प विकसित देश निधि से पैसा सबको या वित्त जारी करता है। क्या करता है? या वित्त का प्रबंधन करता है। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए किसका प्रबंधन करता है? वित्त का प्रबंधन करता है, ठीक। और इसमें सहयोग किसका लेता है? तो सहयोग लेता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सहयोग से यह वित्त का प्रबंधन करता है। किसके लिए प्रबंधन करता है? जो अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं उनके लिए करता है। तो यहाँ पर जो आप विकल्प को पढ़िए, यहाँ पर लिखा होगा, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर पहला वाला सबसे बेहतर है, क्योंकि UNFCCC इसमें रहता ही रहता है। UNCCD की भी भूमिका होती है, CBD की भी भूमिका होती है, तो सबके सहयोग से यह कार्य करता है। तो इसलिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आंसर होगा ए। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं और हम लोग कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।